हाय एवरीवन, माई सेल्फ आयुष। और आज हम लोग 11th बायोलॉजी रेस्पिरेशन इन प्लांट नाम से एक चैप्टर प्रेजेंट है। उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। मैं स्कूल कोचिंग्स में हर जगह पढ़ाता हूँ, तो मुझे बच्चों का कमेंट ये आता है कि ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आता है या बहुत टफ चैप्टर लगता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चैप्टर को आपको इजी करने में, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर को हम लोगों को रटना नहीं है ना, इसका कंसेप्ट हमको सीखना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी कहानी है। इस चैप्टर को एकदम कहानी जैसे समझना है। समझ में आया? एक एक चीज समझना। ये आपके नीट के लिए भी काम आएगा, ये आपके बोर्ड्स के लिए भी काम आएगा। और दूसरी चीज, आप ना अपनी एनसीईआरटी को सामने रख के पढ़ना, क्योंकि ना मैंने पूरी एनसीईआरटी आपकी पढ़ी, उस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। बिल्कुल एनसीईआरटी अपने सामने रखना, ठीक है। आपको हर एक चीज वहां पे लिखी मिलेगी जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा भी नहीं रखूंगा और ज्यादा छोटा भी नहीं रखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट नाम से ये चैप्टर है। अब हम सबके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये रेस्पिरेशन दरअसल होता क्या है। तो कई बच्चे मुझे ना स्कूल और कोचिंग्स में ये कहते हैं कि सर रेस्पिरेशन का मतलब तो ब्रीदिंग होता है। पर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग बहुत अलग अलग चीज है। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। मीन्स हम लोग अगर इनटेक कर रहे हैं एयर को, तो हम लोग उसको बोल देते हैं इनहेलेशन, और जब हम लोग बाहर करते हैं उसी एयर को, तो हम लोग उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। ये होता है ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन बहुत अलग चीज है। तो सर रेस्पिरेशन है क्या चीज? तो चलो हम सब जानते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से बताऊं। रेस्पिरेशन को समझने के लिए एक सिंपल सी लाइन हमेशा याद रखना। वो लाइन क्या याद रखना? आप लोग ना क्या बोलना कि रेस्पिरेशन दरअसल कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन एनर्जी बनाने की प्रोसेस है। मैंने क्या कहा? रेस्पिरेशन कुछ नहीं है, दरअसल एनर्जी बनाने की प्रोसेस है। सर वो एनर्जी क्या है? सर वो एनर्जी एटीपी है। हम सब जानते हैं एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी होती है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम सबके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर हम लोग एनर्जी बना क्यों रहे हैं। तो आपकी एनसीईआरटी इसका जवाब देती है। हम लोग एनसीईआरटी का ही अकॉर्डिंग चलेंगे कि ये बना क्यों रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि हम लोगों को ना लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करना है। सर ये लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस 4 प्रोसेसेस का एक वर्ड है। जैसे उस प्रोसेसेस में, लाइफ प्रोसेसेस में क्या आता है? पहला आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। क्या आप समझ रहे हैं? ये चारों चीज मिला के एक वर्ड बनाया साइंटिस्ट लोगों ने, जिसको बोल दिया लाइफ प्रोसेस। क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए ही हम एनर्जी बना रहे हैं। वो एनर्जी बनाने की प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। किस फॉर्म में एनर्जी बनाएंगे? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाएंगे। क्या आपको यहां तक समझ में आया? ये इजी हुआ। अब सुनो, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सर ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन सब मिला के एक वर्ड बना दिया साइंटिस्टों ने, लाइफ प्रोसेस। याद है 10th क्लास में हम लोगों ने एक लाइफ प्रोसेस नाम से चैप्टर पढ़ा था। ये वही नेक्स्ट प्रोसेस है। याद करो, वो 10th क्लास में चारों कंसेप्ट एक बार एक दिए हुए थे। अब बात करते हैं कि सर ये न्यूट्रिशन क्या होता है। अब देखो, सिंपल सी कहानी सुनो। न्यूट्रिशन मतलब ये होता है कि मैंने कुछ फूड खाया या कोई भी फूड खाया, उससे मैंने क्या निकाल ली? एनर्जी डिराइव कर ली। बोलो हाँ है ना। जैसे कि मैंने बहुत सारे न्यूट्रिएंट खाए। क्या आप न्यूट्रिएंट का मतलब जानते हैं? न्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। इन सबको जब मैंने कंज्यूम किया तो मेरे को क्या मिली? एनर्जी मिली। बोलो हाँ। और हम लोगों ने उस एनर्जी को क्यों यूज किया, किस लिए यूज किया? उसका यूज हम लोगों ने ग्रोथ के लिए यूज किया। पहले हम छोटे थे, हम लोगों ने जैसे ही खाना खाया तो हमारी क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। तो हमारी क्या? हाइट बढ़ गई, है ना। हमारी बॉडी का मास बढ़ गया, हर चीज बढ़ गया। अब देखो, बात करते हैं रेस्पिरेशन क्या होती है। अब रेस्पिरेशन तो हम पढ़ेंगे ही इस चैप्टर में पूरा, है ना। तो रेस्पिरेशन मैंने यहाँ पे फिर भी लिख दिया कि एनर्जी बनाने की प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, ताकि लाइफ प्रोसेस चल जाए। तीसरी चीज ये है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। अब आप सब जानते हैं कि एक प्रोसेस होती है प्लांट्स में। प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस नाम से एक प्रोसेस होती है। आप सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो लाइट की मदद से एक केमिकल कंपाउंड बना देती है। उसी केमिकल कंपाउंड को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। और वो ग्लूकोज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो कोई लिविंग सेल जिंदा कैसे रहेगा, है ना। तो वो जो प्रोसेस हो रही है, ये जो फोटोसिंथेसिस नाम से ये जो प्रोसेस हो रही है ना, लाइट से हम लोग जब खाना बना रहे हैं,
ये प्रोसेस कराने के बाद जो हमारा ग्लूकोज नाम से प्रोडक्ट बना ना, उस प्रोडक्ट को मेरे को सब सेल टू सेल या ऑर्गन्स हर जगह भेजना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना, क्योंकि सेल क्या कर रहा है भाई, ये ग्लूकोज को ले रहा है अपने अंदर, तोड़ेगा, उससे एनर्जी निकालेगा ताकि वो सेल की सारी सेलुलर एक्टिविटी कर पाए। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह भेजना। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या भेज रहे हैं? ग्लूकोज भेज रहे हैं। अब दूसरी चीज, ग्लूकोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सर कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? मतलब ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। उस बड़े मॉलिक्यूल को मेरे को क्या करना है? पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। काय में कन्वर्ट करना है? पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। कैसे सर? सर ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। लेकिन पायरुवेट यहाँ पे देखो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि ग्लूकोज पायरुवेट में अगर कन्वर्ट होता है तो उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। लेकिन उससे पहले वो एक और वर्ड कहती है एनसीईआरटी की, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीडाइज वर्ड का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बोलो हाँ। तो देखो, जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है ना, तो वो अपने अंदर से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया कि कार्बन और कार्बन के बीच का जब बॉन्ड टूटता है ना, तो क्या एनर्जी लिबरेट होती है। जब ये एनर्जी लिबरेट हो रही है तो इस एनर्जी को हम लोग को पकड़ लेना है, क्योंकि भाई हमको तो अल्टीमेट एनर्जी ही चाहिए ना। तो देखो, इस एनर्जी को हम लोगों ने तोड़ा, सॉरी बॉन्ड को तोड़ा, और जैसे बॉन्ड को तोड़ा हम लोगों ने, तो क्या हुआ? हमारे पास हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकले। तो ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है? एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे भाई? कहीं ना कहीं तो उसका यूज करना है, इसको पकड़ के रखना है ना। तो हम क्या करेंगे? इस एनर्जी को ऐसे मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं NAD प्लस और FAD प्लस। समझ में आया? तो ये मॉलिक्यूल एक कैरियर होते हैं। कैरियर मतलब डिलीवरी बॉय होते हैं। इनके पास क्या होता है? ये बोलते हैं कि हम जो भी आपने बॉन्ड तोड़ के एनर्जी निकाली ना, उस एनर्जी को हम लोग होल्ड करेंगे हमारे पास, और जहां जरूरत होगी वहां पे हम इसको दे आएंगे। क्या आप समझ में? तो ये NAD प्लस और FAD प्लस क्या है? एनर्जी कैरियर है। याद रखना, ये क्या है? एनर्जी कैरियर है। जब ये एनर्जी कैरियर इन एनर्जी को, देखो इसके पास यहाँ पे एनर्जी है ना, जब ये एनर्जी कैरियर के पास एनर्जी रखा जाएगी, है ना, ये एनर्जी कैरियर इस एनर्जी को रख लेंगे अंदर अपने पास, तो देखो फिर एक और प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं रिडक्शन। सर ये रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन नहीं समझ में आया मुझे। रिडक्शन का मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन में होता है। जैसे कि गेन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे लॉस हुए थे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, है ना। जब हम लोगों ने बॉन्ड तोड़ा था तो एनर्जी निकली थी, तो वो एनर्जी किसके पास चली गई? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के पास। वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? एनर्जी अपने अंदर रखी, और एनर्जी किसी को देना भी जरूरी है, क्योंकि भाई हमको एनर्जी को रखना भी तो है, स्टोर भी तो करना है। लेकिन किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? तो एक मॉलिक्यूल आता है, इस मॉलिक्यूल का नाम होता है NAD प्लस और FAD प्लस, है ना। तो ये दो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इन दोनों मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं एनर्जी कैरियर। अब ये एनर्जी कैरियर क्या करता है? ये देखो यहाँ पे देखो, ये जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो जाते हैं, और एक क्या बना देते हैं? NADH नाम से कंपाउंड बना देते हैं। अब ये NADH होता क्या है? NADH एक ऐसा कंपाउंड होता है जो अपने अंदर सारी एनर्जी को स्टोर कर लेता है। क्या आप लोगों को समझ में आया? और जहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये NADH वहां पे पहुंचेगा और वहां पे अपनी एनर्जी दे देगा। समझ में आया? क्यों दे देगा? क्योंकि उसको और भी दूसरे बायो मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं बायोसिंथेसिस के लिए। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? है ना। अब क्या हुआ? देखो यहाँ पे एक और रिडक्शन का एग्जांपल है। FAD प्लस हाइड्रोजन आके जुड़ा, रिड्यूस हुआ, और उसने क्या बना लिया? FADH। सर इन दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा हमको? NADH सबसे ज्यादा एनर्जी देगा, FADH थोड़ी एनर्जी कम देगा। क्या आप लोग को समझ में आया? देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ये क्या है? एनर्जी कैरियर्स है। ये दोनों क्या है? एनर्जी कैरियर्स है। समझ में आया? अब देखो क्या हुआ? ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है
तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड बोल दिया। लेकिन अब देखो क्या हुआ, अब ये जो प्रोसेस हुई ना ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ने की, ये प्रोसेस सिंगल स्टेप पे नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। कितनी स्टेप्स होती हैं सर? 10 स्टेप्स होती हैं इसकी। कितनी स्टेप्स होती हैं? 10 स्टेप्स होती हैं। अब सुनो, इसको पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। तो वो कितनी होती है? 10 मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये जो ग्लूकोज का कंपाउंड है कितने मॉलिक्यूल का होता है? 6 मॉलिक्यूल का होता है। तो इसको पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो देखो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया हम लोगों ने पायरुवेट में। देखो ना भाई यहाँ पे ना 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल अब 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सर इसके लिए कितनी स्टेप्स लगती हैं? इसके लिए टोटल 10 स्टेप्स लगती हैं, जो कि हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको पूरा समरी समझा दूं इस चैप्टर का। अब देखो ये जो ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा ना, ये ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, ये कहां पे टूट रहा है? ये टूट रहा है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। सर ये साइटोप्लाज्म क्या होता है हमको वो भी नहीं पता, चलो मैं समझा देता हूँ। देखो एक सेल होता है, उस सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसका जेनेटिक मटेरियल, बोले तो डीएनए आरएनए जो भी होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस न्यूक्लियस के बाहर कुछ पानी प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस के बाहर कुछ पानी प्रेजेंट होता है। इसी पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है। साइटो का मतलब क्या होता है बच्चा? सेल होता है, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है? फ्लूइड होता है। हमेशा से ये याद रखना। तो ये ग्लूकोज पायरुवेट में कहां पे कन्वर्ट हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया? अब सुनो क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन अब इसके साथ दो कहानियां आ जाती हैं। अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो फिर ये कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करेगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीजन मिल गई है, तो इसको बोल दिया मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन। और इन केस अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली तो मैं इसको क्या बोल दिया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एन का मतलब ही होता है एब्सेंट, और एरो का मतलब होता है एयर। तो जब एब्सेंट है क्या? एयर, तभी तो नाम पड़ गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एन लिखा है क्या? यहाँ एन नहीं लिखा है, यहाँ पे एरोबिक लिखा है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। एरो का मतलब ही एयर होता है। क्या समझ में आया आप लोगों को? अब क्या होता है सुनो, अब क्या हो रहा है, ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये जो पायरुविक एसिड है, अब ये पायरुविक एसिड का है कौन से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया? ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो गया। एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो गया। कौन सी प्रोसेस से? लिंक रिएक्शन से कन्वर्ट हो गया। कौन सी प्रोसेस से? लिंक रिएक्शन। सर अब बात समझ में आ गई कि ये सब तो साइटोप्लाज्म में हो गया, अब ये लिंक रिएक्शन कहां पे हो रही है? तो आप सब लोग समझो, मान लो मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है ना, जिसको आप लोग पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते थे। अरे हाँ है ना, बोलो पावर हाउस ऑफ द सेल्स इसलिए कहते थे ताकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता था, तभी इसका नाम ऐसा पड़ा। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। अब लिंक रिएक्शन कहां पे हो रही है सर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। भाई पायरुवेट कन्वर्ट हो गया है ना, तो अब इसके बाद ही साइटोप्लाज्म में हुआ जो भी कुछ हुआ, लेकिन अब कहानी कहां में आ गई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस गए हम लोग। समझ में आया? जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कहां पे हो रही है? लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है ना, उस स्पेस को मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स कह दिया। क्या कह दिया? मैट्रिक्स। अब उस मैट्रिक्स के अंदर ये लिंक रिएक्शन भी होगी और क्रैब साइकिल भी होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस खाली होता है उसको मैट्रिक्स कह दिया। उस मैट्रिक्स के अंदर लिंक रिएक्शन होगी और क्रैब साइकिल होगी। जब लिंक रिएक्शन होगी तो ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल काय में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था ना, तो ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, अब ये अब 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल था, अब कितने कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया? 2 कार्बन के। यहां से एक CO2 को उड़ा दिया। ठीक है। अब हम सब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझो। अब क्या हुआ, जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद क्रैब साइकिल में ये घूमेगा। क्या में घूमेगा? क्रैब साइकिल में। इसका दूसरा नाम होता है सिट्रिक साइकिल। समझ में आया?
जैसे ही अब ये सब बच्चे पूछेंगे कि सर ये क्रैब साइकिल कहाँ हो रही है, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होती है। कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होती है। अब देखो क्रैब साइकिल में ये पूरी प्रोसेस घूमी, और जब ये क्रैब साइकिल में पूरी प्रोसेस घूमने के बाद अल्टीमेट ये कहाँ पहुंचती है? ईटीएस में पहुंचती है, बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के होने के बाद ये कहां पे जाएगी? आप कितने एटीपी बनाएगी? 38 एटीपी बनाएगी, 38 एटीपी बनाएगी, है ना। तो अल्टीमेट अगर ऑक्सीजन मिलती है तो मेरे पास 38 एटीपी बन जाते हैं। लेकिन वही बात, अगर ऑक्सीजन मुझे नहीं मिली, बोले तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तो इसमें एक और प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन नाम से, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट मिलके बना मेरे को, वो क्या बना? लैक्टिक एसिड बना। ह्यूमंस में, अरे मसल्स में होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा हैवी काम करने लगते हैं तो मसल्स में पेन हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो एक एसिड बन जाता है, उस एसिड का नाम होता है लैक्टिक एसिड। क्या आप लोगों को समझ में आया? फिर उसके बाद अल्कोहल बन जाती है, किसमें बन जाती है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। अब इसके बाद अल्टीमेट कितनी एटीपी मिल रही है मुझे? 2 एटीपी मिल रही है। तो अब देख लो आप लोग डिफरेंस की सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास प्रोड्यूस हुई है। क्या आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया? मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं। देखो सबसे पहली बात, कई बच्चों को डाउट होता है कि सर ये NAD प्लस और FAD प्लस होता क्या है? मैं फिर से समझा देता हूं। ये एक एनर्जी कैरियर है। ये क्या है? एक एनर्जी कैरियर है। समझ में आया? अब इसके पास जैसे ही एनर्जी आ जाती है, जिसके पास जैसे ही एनर्जी आ जाती है, तो ये एनर्जी लेने के बाद अपने आप को रिड्यूस कर लेगा और एनर्जी किसको दे देगा? NADH प्लस और FADH2 के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इनके पास अब एनर्जी क्या हो गई? स्टोर हो गई। क्या आप लोग समझ पाया? आप लोगों को कोई भी चीज में अगर डाउट हो तो प्लीज मुझे मेंशन कमेंट कर दीजिएगा और मुझसे अपना डाउट पूछ लीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा इजी वे में, ठीक है। थैंक यू।